हेलो बच्चों, कैसे हो आप। क्लास 10th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके आज आए हैं जो आपके 10th के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा और एक भी लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी फूड आइटम्स था वो लास्ट स्टॉपेज उसका कहाँ था, उसका सेल था, टिश्यू के बाद सेल। अब रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है उस खाने को ऑक्सीजन लास्ट तक मिलना चाहिए। जब तक किसी फूड आइटम्स को हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। और रेस्पिरेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए। एनर्जी प्रोवाइड होने के लिए रेस्पिरेशन का होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके घर में चावल आटा दाल सब है बट आपके घर में फ्यूल नहीं है तो आप चावल दाल आटा से कुछ भी नहीं बना सकते। वैसे ही फूड अगर वहां तक पहुंच चुका है किचन तक तो उसको फ्यूल की जरूरत है और रेस्पिरेशन ही वो फ्यूल है जो इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नजल पैसेज। इसका मतलब ये है कि यहीं से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए टिथ से स्टार्ट होता है वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए नेजल पैसेज से ही एयर का जाना तय है। ठीक है, यहीं पर वो सारा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद सबसे पहला इसमें पड़ाव आता है यानी कि फेज आता है, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो है जो कि एक अंदर सी शेप का ऐसा बना हुआ रहेगा। इसी वाले पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। और जो उपा हुआ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, जिसको कि कभी कभी हम लोग एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं, वही है लैरिंक्स। तो हमेशा याद रखिएगा पहले फेरिंग्स आता है फिर लैरिंक्स आता है। फेरिंग्स वो जो अंदर वाला पार्ट दबा हुआ वो फेरिंग्स होगा और जो बाहर निकला हुआ पार्ट होगा वो होगा हमारा लैरिंक्स। ठीक है, यानी कि ये फेरिंग्स वो कॉमन फूड पाइप है और कॉमन विंड पाइप है, इसी से वो गुजरता है। उसके बाद आएगा लैरिंक्स, यानी कि ये इसको हम लोग वोकल कॉर्ड के भी नाम से कभी कभी कहते हैं कि वोकल कॉर्ड का मतलब हम लोग जनरली लैरिंक्स के बारे में बात कर रहे थे। देन आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें देखिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा। हमेशा देखिएगा इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि यही वो चीज है जो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। याद रखिएगा ट्रैकिया ही वो है जो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो शायद उस विंड पाइप को कोई होल्ड करके नहीं रख पाएगा और हो सकता है कि सांस लेते वक्त, रेस्पिरेशन करते वक्त वो रिंग आपस में, वो नस आपस में, वो पाइप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और सट जाए। और उससे क्या होगा, हमारा ना एयर अंदर जा पाएगा, ना रेस्पिरेशन हो पाएगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगा। तो इसलिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज के लिए, रिंग ऑफ कार्टिलेज एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कभी कभी कि ऐसा क्या होता है जो हमारे लैरिंक्स को कोलैप्स होने से बचाता है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज ही वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इस फूड पाइप के बाद इस विंड पाइप के पास आता है। विंड पाइप यहाँ आते ही दो पार्टों में बढ़ जाता है और इसको कहते हैं ब्रोंकस। जी हाँ, ब्रोंकस। और इसी ब्रोंकस से बहुत सारा ब्रोंकियोल्स कनेक्टेड होता है। इस दो ब्रोंकस से बहुत सारा ब्रोंकियोल्स कनेक्टेड होता है और उसी में बहुत सारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसी में हर एक ब्रोंकियोल्स के लास्ट में बहुत सारा बलून शेप एल्वोलाई रहता है। एल्वोलाई ही वो लास्ट है जहां से ऑक्सीजन का फर्दर ब्लड वेसल्स में जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। याद रखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एल्वोलाई ही वो है। इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्वोलाई से ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी कि एल्वोलाई ही वो पोजीशन है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्लड वेसल्स पे, देन टिश्यू पे, देन सेल पे। और जब भी सेल को ऑक्सीजन मिल गया वहां पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे एटीपी बन जाएगा और हमारा शरीर इसी मैकेनिज्म से चलता है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन को यानी कि फूड को कैसे एक एक सेल तक पहुंचाया गया। अब इस प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एयर को ट्रैप करके, कैसे ऑक्सीजन को ले जा करके उसके लास्ट स्टॉपेज यानी कि सेल, हर एक सेल तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके बाद आता है अल्वोलाई। अल्वोलाई के बाद ही वो सारा प्रोसेस होता है जहां पर कि ट्रैप होते हैं और
रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज, है ना, रिंग ऑफ कार्ट नहीं, सॉरी दोस्तों, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है, ये है हमारा चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर होता है लंग्स, ये होता है हमारा रिब केज। ठीक है, यही होता है हमारा डायफ्राम। बहुत इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जो मेन ट्रैकिया है, ये कनेक्टेड है हमारे इस और इस दोनों ही ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकस से फिर बहुत सारा छोटा देखिए, बहुत सारा छोटा यहाँ ब्रोंकियोल्स है, और इसी छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में एक छोटा बहुत देखो एयर सैक पाइप कनेक्टेड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एल्वोलाई। और यहीं पर है कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स पे देता है और ब्लड वेसल्स को ट्रैप करके एक सेल तक ले जाता है। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का एक वो रफ स्केच जो अभी हम लोग अंदर जैसे जैसे हम लोग इसके डिटेल्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझेंगे। ये देखिए, ये है एल्वोलाई। ठीक है, एक कितना सारा छोटा बहुत सारा है, इसे छोटे को एल्वोलाई कहते हैं। ये बहुत सारा बस एक से कनेक्टेड है, ब्रोंकियोल्स से कनेक्टेड है, बहुत सारा बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि एल्वोलाई कहते हैं, और यहीं पर देखिए ब्रोंकियोल्स है ना। तो इसी कहा गया, याद रखिएगा, नेजल पैसेज से फेरिंग्स से लैरिंग्स से रिंग ऑफ कार्टिलेज से होते हुए ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में बहुत सारे छोटे ब्रोंकियोल्स से, हर एक ब्रोंकियोल से कनेक्टेड रहेंगे बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक्स उसको कहते हैं, जहां जिसको कि एल्वोलाई कहते हैं, और वहां ऑक्सीजन ट्रैप होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और देन ब्लड वेसल्स में चला जाता है और ब्लड वेसल्स से टिश्यू तक चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस होगा कैसे होगा? डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट ग्लूकोज फूड इनटू द एटीपी। याद रखिएगा, बायोकेमिकल, इट मींस ये केमिकल प्रोसेस है, ये फर्दर ब्रेक डाउन होकर के वापस से फूड नहीं बन सकता है। यानी कि केमिकल प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग को एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में मिलता है। अब इसमें दो तरह का टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। पहला है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब यह है, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, हमेशा याद रखिएगा। और जस्ट उसका उल्टा एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस होगा जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और वो कौन सा स्टेज होगा जहां पर बिना ऑक्सीजन का भी रेस्पिरेशन हो सकता है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके लिए आइए देखते हैं हम आगे। ये वो चीज है ना, क्या होता है मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेशन? क्या होता है? नोस्ट्रिल, हम लोगों ने पहले देखा, जहां की एयर इंटर्स करेगा। नोस्ट्रिल वो पैसेज है जहां से एयर जाता है। उसके बाद नेजल कैविटी क्या होता है? फिल्टर करता है, वार्मथ देता है, मॉइस्चर्स द एयर। इसका मतलब ये वही कैविटी है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन इन सेंस वहां पे म्यूकस भी प्रेजेंट रहते हैं, जो एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके वहीं पर स्टोर कर देते हैं। कभी कभी हम लोग के नोज के अंदर देखते होंगे छोटा छोटा काला काला सब्सटेंसेस निकलता है, वो और कुछ नहीं है, वो एयर का जो डस्ट पार्टिकल है उसी को ट्रैप करके वो वहां पे स्टोर कर देता है। उसके बाद देखिए, इसी फेरिंग्स का बात हो रहा है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड एयर। यही वो फेरिंग्स है जहां पर कॉमन सी शेप वाला है ना, देखिए यही सी शेप वाला है, वो पैसेज है जो कि कॉमन है फूड पाइप के लिए और एयर के लिए भी, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, दोनों के लिए एक कॉमन है, जहाँ की जिसको कि फेरिंग्स कहते हैं। लैरिंक्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी शायद उसी फेरिंग्स लैरिंक्स से आ रहा है। ठीक, अब है ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, बट इन बायोलॉजिकल फॉर्मेट हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। कैरीज एयर टू द लंग्स, यानी कि ये वो विंड पाइप है ट्रैकिया, जो कि उसी एयर को लंग्स तक पहुंचा देता है, जहां पर कि फर्दर आगे देखता है। फिर आता है ब्रोंकस। ब्रोंकस होता है टू ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया एंटरिंग द लंग्स। टू ब्रांचेस ऑफ लंग्स का होता है, जहाँ जिसको ब्रोंकस कहते हैं,
उस ब्रोंकस से बहुत छोटा 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 ब्रोंकियोल्स कनेक्टेड होता है। फिर होता है ब्रोंकियोल्स स्मॉलर ट्यूब्स इनसाइड द लंग्स। उसी ब्रोंकस के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसको कि हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और हर एक ब्रोंकियोल से बहुत सारा एल्वोलाई कनेक्टेड होता है, ठीक है। एल्वोलाई टाइनी एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंजेस ऑकर, यानी कि ये वही छोटा छोटा सैक्स है जहां पर कि एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल है और यहीं पर होता है। अब याद रखिएगा एल्वोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, आंसर विल बी एल्वोलाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट एक आ गया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है और ब्रीदिंग के लिए क्या क्या जरूरी भी है। तो हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट हैपेंस। इनहेलेशन करते हैं तो ब्रीदिंग होता है। डायफ्राम, जब हम लोग सांस लेते हैं इनहेल करते हैं तो ये हमारा जो डायफ्राम होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। डायफ्राम क्या होता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम जब सांस ले रहे होते हैं तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है वो धीरे 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 नीचे नीचे फ्लैट होता जाता है, जिससे कि क्या होता है, चेस्ट कैविटी को स्पेस मिल जाता है, लंग्स को बढ़ने और फैलने में जगह मिलता है। और फिर जब हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं सॉरी, तो यही जो डोम शेप नीचे फ्लैट हो गया था धीरे 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 फिर डोम शेप का हो जाता है। वही शायद यहाँ लिखा होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव स्लो डाउन, रिप मूव्स अप, लंग्स एक्सपैंड, एयर्स इंटर। सेम चीज, लंग्स धीरे धीरे, देखो ना कैसे होगा। अभी ऐसा है डोम से, इसको जैसे ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं किसी एयर को, तो हम लोग को स्पेस चाहिए होता है हमारे चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में स्पेस कहाँ से आएगा, चेस्ट कैविटी में स्पेस एक ही तरीके से आ सकता है जब भी हमारा जो डोम लाइक स्ट्रक्चर डायफ्राम होता है पहले ऐसे होता है और धीरे 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 वो नीचे जा करते एक पैरेलल में हो जाता है। तो जो पहले ऐसे था, पहले ऐसे शेप का था, अब धीरे 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 पैरेलल हो जाएगा, तो इतना स्पेस मिला। इसी स्पेस में लंग्स एक्सपैंड करता है और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसी शेप में, डोम शेप में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, इनहेलेशन का प्रोसेस, ब्रीथिंग आउट, डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप, रिप्स मूव्स डाउन, लंग श्रिंक्स, एयर गोज आउट। सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है, ठीक है। गैस का क्या एक्सचेंज होता है, यस याद रखिएगा, इसी एल्वोलाई में गैस का एक्सचेंज होता है। हम 2-3 बार बता चुके हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। गैस का एक्सचेंज इसी एल्वोलाई में होता है। इसका मतलब यहीं से ऑक्सीजन चला जाता है और CO2 वापस इसके पास आता है, फिर इससे बैक जाता है और यही CO2 है वापस से एल्वोलाई में आएगा। एल्वोलाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस से लंग्स में जाएगा, लंग्स से रिंग ऑफ कार्टिलेज से होते हुए, लैरिंक्स से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए ये फिर नेजल कैविटी से बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा, जिस प्रोसेस से हमेशा कहा गया है कि जिस रास्ते से आ सकते हैं वही दरवाजा होता है जाने का भी। तो जिस रास्ते से ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन हुआ है उसके लिए जो एयर गया है अंदर, उसी रास्ते से एयर को बाहर निकलना होगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, ठीक है। इसका मतलब फिर गैस एक्सचेंज क्या होता है, ऑकर्स इन एल्वोलाई, बता दिया आपको। O2 यानी कि उस O यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वोलाई टू द ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। याद रखिएगा, डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस होता है जहां से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO तो डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई। इसका मतलब यही है कि वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ऑक्सीजन चला गया ब्लड वेसल्स पे, वहां पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। और आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का उस ब्लड वेसल्स में कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको वापस से उसी एल्वोलाई से होते हुए बैक पोजीशन से निकलना होता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस यानी कि एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि फ्रूट डाउन ब्रेकडाउन हो जाता है एनर्जी में। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जो सांस ले रहे हैं, एयर जा रहा है, एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बहुत सारा अदर गैसेज होगा, बट जितना हमारे हार्ट को चाहिए, लंग्स को चाहिए, उतना ट्रैप कर लेता है और वापस से सेम चीज, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, CO2 भी रिलीज होता है और अदर गैसेज जो हमारे को नहीं चाहिए वो भी वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब बात आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो धीरे धीरे हम लोग उस पार्ट पे अभी आ रहे हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बोर्ड पर्पस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एजुकेट किया जा रहा है कि
हमारे अंदर का जो सिस्टम है एक्चुअल में लाइव प्रोसेस ये बता रहा है कि हमारे सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो आरबीसी है उसी का काम होता है, हेमोग्लोबिन का ही काम होता है कि इस ऑक्सीजन को लेके चले जाना। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन का वो कौन होता है, यही हेमोग्लोबिन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दीज थ्री फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला नंबर है डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। दूसरा है एज बाइकार्बोनेट आयन, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको कि बाहर रिलीज होना होता है। अटैच टू द हेमोग्लोबिन सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वेशन, एरोबिक, यानी कि ये एक एरोबिक प्रोसेस है। इसका इक्वेशन क्या होता है, C6H12O6, यहां देख लीजिए C6H12O6, और क्या इसमें रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट होगा O2 के साथ और देगा क्या, गिव्स क्या होगा, CO2 है ना, प्लस H2O और प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी होगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर CO2 भी यहाँ पर है तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, और इसमें 6 हाँ ये तो ठीक है। ठीक है, तो बैलेंस भी करने आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको बैलेंस से पूछ दे। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, बहुत इजी था समझना। एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बट इसमें भी हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग हो गया फिजिकल प्रोसेस, एयर जाता है, एयर को हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो एयर ही वापस आ जाता है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड आइटम हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है। इनटेक एंड रिलीज ऑफ गैसेस, गैसेस को जो हम लेते हैं उसी से हम लोग बाहर ही रिलीज कर देते हैं। एक्चुअल में उस समय हम लोग पढ़े थे, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें एनर्जी बनता है, यानी कि ब्रीदिंग नीड्स एनर्जी, रेस्पिरेशन गिव्स एनर्जी। ठीक है, हैपेंस इन लंग्स, ये ब्रीदिंग कहाँ होता है, लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ब्लड सेल्स में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज। अब याद कीजिए, कभी कभी एथलीट बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अभी और पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में। जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें कि हम लोग दौड़ रहे होते हैं और ये लंग्स तक जाता है और वापस से निकल जाता है, फिर लंग्स तक जाता है, इसमें क्या होता है, हमारे टो तक समहाउ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। तो ये जो समहाउ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, बट बॉडी के हर एक सेल को जो चाहिए ऑक्सीजन, अब वो डिमांड करता है क्या, कि हम, मेरे को तो ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी भी कहता है ठीक है तुमको हम एनर्जी देंगे, यानी कि ऑक्सीजन यानी एनर्जी देंगे, बट इसको, इस वाले प्रोसेस से जो एनर्जी उसको मिलता है, इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंट एनर्जी। बट वो कहता है बॉडी, हम तुमको एनर्जी देंगे बट दर्द के साथ देंगे दोस्त, ऐसे तो नहीं दे सकते। तो उसी प्रोसेस में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन हो जाता है और हम लोग को मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। याद रखिएगा, मसल्स क्रैम्प होने के लिए एथलीट को लैक्टिक एसिड बन रहा है, इट मींस वहां पर प्योर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है ब्लड टिश्यू तक, वहां तक, सेल तक, एक एक सेल तक। इस वजह से उन लोगों को कहीं भी मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। जनरली ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस क्या होता है, ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग बताएं लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है ये जनरली देखा गया कि हम लोग जब भागते रहते हैं, भाग भाग कोई काम करते हैं, मोस्टली देखा गया एथलीट में, तो उनके साथ होता है। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बना देता है, उस समय ग्लूकोज देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट बोलता है कि भाई दर्द के साथ दूंगा, तो यही लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि लेस एनर्जी है, कॉजेज मसल क्रैम्प। तो मसल्स क्रैम्प के लिए लैक्टिक एसिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, अस्थमा, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिजीज आते हैं, बीमारियां आते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थमा, नॉरिंग ऑफ एयरवेज, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइटिस ट्यूब, यानी कि यही बढ़ जाते हैं। ठीक है, इम्फेजन डैमेज टू द एल्वोलाई, इसका मतलब अगर एल्वोलाई डैमेज हो रहा है, इम्फेसीमिया हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि हम लोग टीबी को कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि टीबी के लिए बैक्टीरिया जिम्मेवार है। याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि टीबी किस से, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, तो वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस 2026 के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम दिया जा सकता है, उसमें आपको लेबलिंग करने दिया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई कैसा होता है उसमें लेबलिंग करने के लिए दिया होता है, या स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई पूछ के आपसे ये कहा जाता है कि बाय द किस प्रोसेस ही वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। मैकेनिज्म ऑफ बैक ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का आपको डायग्राम देना होगा। तो यहाँ डायग्राम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देना होगा। जहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जहां पर रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का सारा मैकेनिज्म आपको बताना होगा, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिखाया गया है, उसका वो आप देख लीजिए कैसे होगा। लेबलिंग जनरली इसमें लेबलिंग कहता है, पूरा तो बनाने देगा नहीं, इसमें कौन सा वो पार्ट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। लेकिन राइट द इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी अभी बताया आप लोग को। व्हाई डू वी गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर विगोरस एक्सरसाइज, या तो ये हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन से इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड ही जिम्मेवार है आपका मसल्स क्रैम्प के लिए। अब देखिए पायरुवेट एक चीज आता है इसमें, पायरुवेट होता क्या है, तो याद रखिए हम लोग टिश्यू तक क्या पहुंचाए थे, सेल तक क्या पहुंचा के दिए थे, सेल तक पहुंचा के दिए थे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है, C6H12O6। अब याद कीजिए यहां पर, अब इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को अगर किसी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाता है, बहुत तगड़ा रेस्पिरेशन करता है, भर भर के आपको एटीपी मिलेंगे। याद रखिएगा जब भी हाइड्रोकार्बन को कभी ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो भर भर के तगड़ा वाला आपको एटीपी देंगे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। बट यहाँ देख रहे हैं C6H12O6 जिसको कि एक हाइड्रोकार्बन ही, यहाँ पर ऑक्सीजन तो मिल चुका, ऑक्सीजन मिल चुका। इसका मतलब है कि जब ये एनर्जी फूड से बन करके जैसे ही एक एक सेल तक गया था तो वो साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन हुआ होगा इसी ऑक्सीजन को लेकर के, है ना। और फर्स्ट जो रेस्पिरेशन हुआ होगा वो उसी साइटोप्लाज्म में हुआ होगा जहां पर कि हाइड्रोकार्बन बने होंगे, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल। अब ये बहुत याद रखने वाली बात ये है कि जब कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर के 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उस समय रेस्पिरेशन का 3 पार्ट देखा जाता है। जब यही कार्बन कंपाउंड 3 हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं पायरोवेट, उसी को पायरोवेट कहा जाता है। कि अब इसके बाद क्या होता है कि इसी पायरोवेट, PYRUVAT, इसी पायरोवेट का 3 फॉर्म हम लोग देखेंगे, ये 3 फॉर्म में रहता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब इसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन इसी वाले पार्ट पे, यानी कि अगर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में, तो ये पूरा एरिया ही साइटोप्लाज्म में, इसी में कहीं एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था जिसको कि ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ ब्रेकडाउन हुआ, साइटोप्लाज्म में। आफ्टर साइटोप्लाज्म ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गया। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एक बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और एक बार लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये इसी पायरुवेट का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था वो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होकर के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स दे दिया। यहां भी ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में अभी। तो इसी कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स को हम लोग पायरुवेट कहते हैं, और इसी पायरुवेट का 3 फर्दर ब्रेकडाउन होगा। फर्स्ट जब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंड ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल,
पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यहां पर क्या होगा, तगड़ा वाला रेस्पिरेशन होगा। इसका मतलब एनर्जी, एनर्जी मिलेगा एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। तगड़ा वाला एनर्जी मिलेगा जो कि हम लोग के शरीर को चाहिए, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए भी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है कि जैसे ही हम लोग खाना पहुंचा चुके थे, रेस्पिरेशन से, एल्वोलाई से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, और जैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिला, ये उस खाने को रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी के फॉर्म में दे दिया, CO2 के फॉर्म में मिल गया और वाटर के फॉर्म में। ये चीज नहीं चाहिए। ये चीज निकलने के लिए फिर से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और फिर से यही अल्वोलाई के पास जाएगा। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग यीस्ट, ठीक है, यीस्ट के पास जाते हैं। यानी कि यीस्ट ये वो एक एग्जाम्पल है जहां पर कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। ठीक है, और प्लस CO2 भी बनाता है और वेरी लेस नहीं, ये वेरी लेस एनर्जी बनाता है। ठीक है, और ये होता है एथेनॉल। ये एथेनॉल गिव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और बहुत कम एनर्जी का रिलीज करता है। क्योंकि ये एथेनॉल बना देता है, इसीलिए इस यीस्ट वाले को एथेनॉलिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एथेनॉलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 और प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें भी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक बना है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, इसीलिए इसका भी नाम लैक्टिक रेस्पिरेशन हम लोग कभी कभी कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, अभी बताया यहाँ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इट इज ब्रोकन डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में जाके ब्रेक डाउन करता है, फिर से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स देता है। यही वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यही वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ना, विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी। इसका मतलब ये पायरुवेट में जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये जब डिफ्यूज करते हैं तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स देते हैं। फिर क्या होता है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही, दिस पायरुवेट कैन गो इन 3 डिफरेंट पाथ। दिस इज द 3 डिफरेंट पाथ। ठीक है, एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला पार्ट हम लोग तीनों पार्ट देख चुके हैं, बट आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफरेंट पार्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब जरूरत अब ज्यादा ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाता है और वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, याद है अभी बताएं, यही है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी में टूटता है, वाटर में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा 3 प्रोसेस होता है, एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, यानी कि कभी भी एथलीट को मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं तो उसके लिए कौन सा एसिड या किस चीज की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, यही वो चीज है एफिशिएंट मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस, यानी कि 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम लोग को एनर्जी मिलता है। दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस इन द मोस्ट बॉडी सेल्स। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इन यीस्ट हम लोगों ने देखा, यीस्ट के बारे में बताया था, अल्कोहल बनता है, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। पायरुवेट क्या हो गया, एथेनॉल टूटा, वहां भी बताया एथेनॉल टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड टूटा था और एनर्जी बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनता है। क्योंकि यहाँ एथेनॉल बनता है इसलिए इसको अल्कोहलिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल को एथेनॉल से हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। हैपेंस इन द ईस्ट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये यीस्ट में तो बिल्कुल ही होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो जाता है। अब ह्यूमंस में देखिए, मसल्स क्रैम्प क्या होता है, जब एथलीट खेलते हैं इनको लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और जब भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो वहां पे मसल्स क्रैम्प आते हैं। और यही वो पार्ट है, यही वो है जहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इसी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से बोलता है भाई हम तुमको ऑक्सीजन देंगे बट दर्द के साथ देंगे। तो यही वो है जो एथलीट को दर्द के साथ वो ऑक्सीजन देता है। जो अच्छे एथलीट हैं वो इसको थोड़ा बर्दाश्त करते हुए टीम के बारे में सोच के आगे बढ़ जाते हैं, बट
बाद में उनको बहुत दिक्कत होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग मसल स्किल ड्यूरिंग एक्सरसाइज पायरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी कि एक्सरसाइज करते हुए पायरुवेट टूट जाता है लैक्टिक एसिड में एनर्जी में, ठीक है। हैपेंस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज। इसका मतलब ये पायरुवेट वहां पर ही होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा जहां पर कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, बहुत जरूरी होता है ज्यादा, फिर भी उनको नहीं मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स, दिस इज अ टेम्पोररी एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो कभी कभी पूछ देता है जब मसल्स क्रैम्प हो रहे होते हैं जिस समय, जब तो उस समय का जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जा सकता है। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आप लोग देखते रहिएगा। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या क्या होता है, अब देखिए कैरिड बाय हीमोग्लोबिन द रेड ब्लड सेल्स, अभी हम लोगों ने देखा था इसकी थोड़ा देर पहले कि आरबीसी उस ऑक्सीजन को लेकर ट्रैप करके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज अ बायोकार्बोनेट इन प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में चला जाता है। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर से यहाँ देख रहे हैं एस्थमा होता है, इन्फ्लेशन ऑफ एयरवेज, है ना, यही होता है एस्थमा। फिर ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस देखिए ये है नॉर्मल, जहां पर कि आपका पूरा बड़ा बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर आराम से बहुत सारा एयर जा सकता है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकदम छोटा छोटा हो गया है ना, ये पे छोटा छोटा हो गया है, तो यही होता है ब्रोंकस, बड़ा बड़ा ये म्यूकस में कन्वर्ट हो गया है, थिक म्यूकस हो गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस ट्यूब, ठीक है। उसके बाद होता है ये जो डैमेज करता है एल्वोलाई को, कौन है, एम्फेसिनिया, यही करता है एल्वोलाई को डैमेज। उसके बाद क्या है, हाँ एल्वोलाई को डैमेज यही करता है। इट्स मीन्स जब भी ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स और बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल से एक एक ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर सैक होते हैं, और इसी एल्वोलाई को जब कमी आती है तो ये होता है। अब ये देखिए ये जो सर्किल किए हैं ये नॉर्मल है, ये बहुत छोटा छोटा है और बहुत तगड़ा वाला यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जब डैमेज हो जाता है एल्वोलाई तो ये देखिए ये पूरा इतना पार्ट बन जाता है, कवर अप जाता है, यानी कि ये अब वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को नहीं ट्रैप कर पाएगा और नहीं दे पाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, याद रखिएगा, इसमें यही छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके लंग्स में इफेक्ट कर जाते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। हमेशा ये हम लोग को उस पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ डायफ्राम। अभी हम लोगों ने डायफ्राम के बारे में क्या देखा था, डायफ्राम वो चीज है जो कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना पड़ा है, जैसे हम लोग सांस इनहेल करते हैं तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा रहता है, और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, और धीरे धीरे जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे करके स्पेस यानी कि फ्लैट हो जाता है। अब ये फ्लैट होने के बाद से जो बीच में स्पेस आता है इसी को डायफ्राम कहते हैं। अब ये डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है एब्डोमेन को भी पुश करने के लिए, कभी कभी हम लोग ज्यादा ले लेते हैं तो एब्डोमेन को पुश कर देते हैं, तो एब्डोमेन को जब जरूर से ज्यादा पुश कर देते हैं तो हम लोग का पेट बाहर निकल आता है, तो बोलता है अरे बाप रे बाप इसका तो पेट निकल आया है, तो इसी प्रोसेस होता है। यानी कि हमारे चेस्ट कैविटी को बढ़ने के लिए डायफ्राम को नीचे जाना ही होगा, वरना चेस्ट कैविटी नहीं एक्सपैंड करेगा, और जब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड नहीं करेगा तो हमारे को ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ डायफ्राम ये देख लेते हैं। डायफ्राम इज द लार्ज डोम शेप मसल्स दैट सेपरेट द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। अभी होता है डायफ्राम वो है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन को सेपरेट करते हैं, यानी कि बीच का एक थिन लेयर है जो कि जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। इसी में एक आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, हमेशा याद रखिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए पूछता है व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बच्चे जब भी कोई बदमाश बच्चा शैतान बच्चा बोलता है कि नहीं हम अपनी सांस रोक के जान दे देंगे, छोटा चुन्नू मुन्नू बोलता है, इट मीन्स वो अपनी तरीके से तैयारी तो करता है जान देने का, लेकिन वो दे नहीं पाएगा, आप एकदम श्योर शॉट रहिए, दे नहीं पाएगा। इसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कहता है क्या कि वो आप जब सांस रोके हुए तो लंग्स क्या कहता है कुछ रेशियो परसेंटेज अपना स्टोर करके रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ बच्चे बदमाश होते हैं शैतान होते हैं तो वो कभी कभी ऐसा हरकतें कर सकते हैं, तो वो क्या होता है कुछ पार्ट रेशियो अपना स्टोर करके रख लेता है। जैसे ही हम लोग प्रोसेस में हम लोग जबरदस्ती का अपना सांस रोके हुए रहते हैं, तो उस प्रोसेस में यही लंग्स उस ग्रैप्स वाले
ऑक्सीजन को यूज कर रहा होता है, और जब उसको लगता है कि अब ऑक्सीजन खत्म होने वाला है तो ब्रेन से कह के उससे वापस से वो सांस लेने को मजबूर कर देता है। तो ये होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो इसको याद रखिएगा, व्हाट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम? रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन। फोर्सफुल यानी कि जानबूझ के कोई कर रहा है, ऐसे किसी का मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी को डराने के लिए अगर कोई ऐसा रोल प्ले करता है तो उसके लिए लंग्स पहले से तैयार है, बाबू हम मास्टर इस फील्ड के, वो कहता है लंग्स। इसको कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। की पॉइंट्स क्या है? द एयर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स से पूरा का पूरा नहीं निकलता है। इट कीप द एल्वोलाई इन्फ्लेटेड एंड प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, यानी कि ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इट अलाउज कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज इवन बिटवीन ब्रीथ, यानी कि लगभग वो कंटिन्यूटी बरकरार रखता है कि अगर हम लोग ब्रीथ नहीं भी ले रहे हैं फिर भी, ठीक है। वाई द रेसिड्यूअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट? मेंटेनिंग लंग्स स्ट्रक्चर, लंग का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। इंश्योर दैट ऑक्सीजन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द ब्लड, यानी कि ये भी एक तरीके से है कि वो ये इंश्योर करता है कि ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। हेल्प्स इन द एफिशिएंट गैस एक्सचेंज ऑल द टाइम, इसका मतलब ये है कि हम ना रोक रहे हैं जबरदस्ती और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भाई जान दे देंगे आज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लंग्स बहुत चालाक है हम लोग से, और जब तक आप रोक रहे होते हैं तो ब्रेन इतना पावरफुल है, एक बार ब्रेन को ये हिंट मिल गया कि अब क्या करना है तो आपके शरीर से वो काम करवा के रहेगा। जैसे आपने जैसे ही ब्रेन को बोल दिया अरे भाई साहब अब तो हम पढ़ते पढ़ते थक गए, जैसे ही आपने बोला ब्रेन को हम थक गए, ब्रेन क्या करेगा? आपके पूरे बॉडी पोस्चर को रेस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग आज, ठीक है। अब हम लोग वो लास्ट तक पहुंच चुके हैं अपने लाइफ प्रोसेस के, जहां तक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। वाई व्हाट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है? प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है? अब ये प्रोसेस समझना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत टफ सिचुएशन वाले चीज देख चुके हैं। तो रेस्पिरेशन होने के लिए प्लांट्स में प्रोसेस बाय विच सेल ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू रिलीज एनर्जी एटीपी। इसका मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए सबको पता है सनलाइट होना चाहिए, एयर होना चाहिए, तो वो प्लाज्मा होना चाहिए, है ना, स्टोमाटा होना चाहिए। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी। इसका मतलब उनके लीफ के हर एक स्ट्रक्चर में जहाँ पर स्टोमाटा रहता है वहीं पे रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन फिगर को देख लेते हैं एक बार। रेस्पिरेशन क्या हो गया? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी निकला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है, नहीं एयर मिला, एयर से क्या हो गया? ऑक्सीजन बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ग्लूकोज निकल गया। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर नहीं एटमॉस्फेयर में जाने देता, ये वापस से लीफ इसको अपने पास ले लेता है। इसी वजह से नेट वॉल्यूम दोपहर में केवल ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि क्यों रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि रात में सूरज नहीं होते हैं। सूरज नहीं होंगे, लाइट एनर्जी नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब रात होता है तो ये जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो कार्बन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेशन नहीं होगा। कि रेस्पिरेशन होगा? रेस्पिरेशन एवरी टाइम होता है, चाहे वो सन मिले चाहे नहीं मिले। तो इसी रेस्पिरेशन में जब एनर्जी बनता है तो CO2 बाहर निकलता है, और क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो ये बाहर ही निकल जाता है। और इसी वजह से कोई भी इंसान अगर यहाँ सो रहा होता है तो उसको यही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसीलिए कहा जाता है रात में कभी भी बाहर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसा सोचते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, बट रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेस्पिरेशन होने वाला प्रोसेस होता है। इस वजह से CO2 रिलीज होता है और वो वापस से लीफ उसको ट्रैप नहीं करता है, इसलिए नेट आउटकम CO2 ही रहता है, ठीक है। एटीपी ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? ऑकर्स थ्रू स्टोमाटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लेयर, यानी कि टॉप लेवल सरफेस पे जहाँ पे लीफ है वहाँ स्टोमाटा अवेलेबल है। फोटोसिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी हमेशा याद रखिएगा एनर्जी मिलेगा ATP के फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं
अब फोटोसिंथेसिस फिर से एक बार देख लीजिए क्या है। वही अभी जो क्वेश्चन कह रहे थे, क्यों नहीं दोपहर में बाहर, क्यों नहीं रात में बाहर नहीं, रात में नहीं सोना चाहिए, वो सब यहाँ पर है। डे और नाइट, यानी कि देखिए पहले फिगर को समझ लो। डे में क्या हो रहा है, डे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है। लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जब आप डेफिनेशन याद करोगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर से वापस ले लेता है, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का ही बाहर निकलना होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे में क्यों हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, रात में क्यों ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसका यही प्रोसेस है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ ऑक्सीजन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ग्लूकोज भी प्रोड्यूस होता है, वाटर चाहिए होता है, बट ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते 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 होते, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वो प्लांट अपने लिप में ट्रैप कर लेता है, क्योंकि यही उसका प्रोसेस ही है। बट यही चीज रात में नहीं होता है। रात में देखिए रेस्पिरेशन हो रहा है, ना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। रेस्पिरेशन के लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है ना, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वापस ये लोग ट्रैप अपने पास नहीं करेगा, और क्योंकि नहीं करेगा तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालेगा। इसी वजह से रात में जब इसके आसपास कोई सोते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ना कि ऑक्सीजन मिलता है। दो वो लोग मरेंगे नहीं, बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है इसमें, तो ये एब्सेंट होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट्स रेस्पायर बोथ डेज एंड नाइट। अभी हम लोग देखिए रेस्पिरेशन तो होता ही है, वाइल फोटोसिंथेसिस प्राइमरली ऑकर ड्यूरिंग द डे, हमेशा डे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, याद रखिएगा। इसी CO2 को ये वापस से ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर्म एनर्जी हैपन्स कंटिन्यूसली, और इसी प्रोसेस से कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन होते रहता है, और नेट रिजल्ट यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ट्रैप कर लेता है। ड्यूरिंग द डे प्लांट्स रिलीज सम कार्बन डाइऑक्साइड एज a byproduct of respiration, but it is often masked by the oxygen produced during the photosynthesis. सेम चीज रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जिससे कि CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसलिए वापस से फर्दर ट्रैप उसको नहीं कर पाता है लीफ, ठीक है। एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स प्लांट स्टिल रेस्पायर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। रात में फोटोसिंथेसिस रुक जाने के बावजूद प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ट्रैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन, हम लोगों ने ह्यूमन का देख लिया, रेस्पिरेशन हम लोगों ने प्लांट्स का देख लिया, अब रेस्पिरेशन हम लोग फिश का देख लेते हैं, ठीक है। फिश का रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा फिश में दो चीज होता है। फिश जब भी अपने माउथ को खोलता है वाटर को ट्रैप करने के लिए, तो गिल्स उसके बंद रहते हैं। जैसे ही वाटर को ट्रैप करके वो अपने माउथ के अंदर ले लेता है, तो माउथ बंद, गिल्स ऑन, माउथ ओपन, गिल्स क्लोज्ड, याद रखिएगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से नहीं लेंगे, वो तो हम लोग लेंगे। इनके लिए थोड़ा प्रोसेस कठिन होता है, बार बार इन लोगों को वो ब्रीथ करना होता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेना होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ये ऑक्सीजन उसी वाटर में मिलेगा, इसी वजह से इसको कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। Fish breathe through gills, which are specialized structures located on either sides of their head. Head के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। They extracted oxygen dissolved in water, उसी dissolved oxygen को extract करते हैं गिल्स के थ्रू, नॉट फ्रॉम द एयर डायरेक्टली, एयर से डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो तो हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग पानी के अंदर नहीं है। एज दे टेक वाटर इनटू देयर माउथ, माउथ में पहले वो लोग वाटर लेते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, एंड पास इट ओवर द गिल, और जैसे ही माउथ में वो ट्रैप करते हैं वाटर को, उसके बाद गिल्स के थ्रू उन लोगों को पास करवाना होता है, ठीक है। द गिल्स रिच इन ब्लड वेसल्स, इसी गिल्स में कभी कभी आप देखते हैं मछली को जब मारा जाता है, जो मछली स्टैंड जाते हैं लेने के लिए, तो देखते हैं इसी को वो लोग निकाल के बाहर फेंकते हैं इसी में, और ये कैसा होता है, एकदम रेड रेड होता है, वही कहा गया
द गिल्स रिच इन ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यही वो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो गिल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ये देखिए, माउथ जब खुल रहा है तो गिल्स बंद है, माउथ जब बंद हो जाएगा तो गिल्स ओपन अप हो जाएगा। वाटर फ्लोइंग थ्रू द माउथ, माउथ से वाटर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा तो यहीं पे ट्रैप होगा और यहीं पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करके रख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी गिल से बाहर फेंक देगा। अच्छा था, बट इनको ये चीज बहुत ज्यादा करना होता है क्योंकि वाटर में बहुत कम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये वो पार्ट था कि रेस्पिरेशन, अभी हम लोगों ने तीनों फेजेस देख लिए। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देख लिया, रेस्पिरेशन इन प्लांट देख लिए, रेस्पिरेशन इन सम एक्वेटिक एनिमल भी देख लिया। बच्चे, अगर आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब बोर्ड्स के एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बट कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग। अपने आप को परफेक्ट के नियरेस्ट तक लेके जाओ, क्योंकि टॉपर लोग कहीं ऊपर से उड़ कर नहीं आते। टॉपर लोग मिस्टेक्स कम करते हैं, कुछ लोग मिस्टेक ज्यादा करते हैं। अगर हम लोग भी मिस्टेक्स को कम करते जाएंगे तो हम लोग भी टॉपर के नजदीक पहुंच सकते हैं। वैसे टॉपर कोई एलियन नहीं होते जिनके कि दो सिंग लगे होते हैं। आप में भी वो पोटेंशियल है, आप में भी वो बात है, लेकिन आप अपने रिवाइज करते जाए। ठीक है।